हेलो, ठीक है। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है? अंतः कंकाल तंत्र, अंतः झिल्लिका तंत्र या एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक मिनट, अंतः कंकाल तंत्र का हेड कौन है? अंतः परदेवी जालिका। और अंतः परदेवी जालिका को हम शॉर्ट में किस नाम से पुकारते हैं? ईआर। और अंतः परदेवी जालिका का काम क्या होता है? पदार्थों का क्या करना? परिवहन। और ये परिवहन कहां से कहां तक करती है? तो कोशिका झिल्ली से केंद्रक झिल्ली के मध्य पदार्थों का परिवहन कौन करती है? अंतः परदेवी जालिका। और अंतः परदेवी जालिका से किसकी उत्पत्ति होती है? और गोल्जी काई का नाम गोल्जी काई क्यों पड़ा है? क्यों खोज किसने की थी? और गोल्जी काई का दूसरा नाम क्या है? इसको क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिसमैन। यातायात प्रबंधक इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतः परदेवी जालिका के द्वारा जिन पदार्थों को कोशिका में लाया जाता है या जिन पदार्थों का परिवहन किया जाता है, विद्यार्थियों, उन पदार्थों के ऊपर नियंत्रण करने का काम कौन करता है? गोल्जी काई। जो पदार्थ कोशिका में आए हैं, इनके ऊपर कंट्रोल करने का काम कौन करता है? गोल्जी काई। इसलिए गोल्जी काई को क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक या ट्रैफिक पुलिस में। अब जो लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम में पाए जाते हैं जल अपघटनीय पाचक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनीय प्रकृति के पाचक एंजाइम। और एंजाइम का काम क्या होता है? पदार्थों का क्या करना? उत्पादन करना। तो जो पदार्थ अंतः परदेवी जालिका के द्वारा कोशिका में लाए गए हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है? और उनको विद्यार्थियों पचाने का काम कौन करता है? और लाइसोसोम ऐसे क्या चीज है जो पदार्थों को पचाती है? उनका नाम क्या होता है? पाचक एंजाइम। ये हाइड्रोलाइटिक नेचर के होते हैं, तो नाम क्या पड़ गया? जल अपघटनीय प्रकृति के पाचक एंजाइम। और ये कोशिका के अंदर पाचन करते हैं, तो नाम क्या हो गया? अंतः कोशिकीय पाचन। और इनके द्वारा जो पाचन किया जाता है वो किस माध्यम पर किया जाता है? अम्लीय माध्यम पर। बेटा किस माध्यम पर? और इस लाइसोसोम से किसकी उत्पत्ति होती है? रिक्तिका की। किसकी? रिक्तिका, जिसको कहते हैं वैक्यूल्स। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वैक्यूल्स। तो जो पदार्थ अंदर आए, उनके ऊपर नियंत्रण किसने किया? उन पदार्थों को पचाया किसने? और जो पाचन के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो पदार्थ किस में भेजे जाते हैं? और जो रिक्तिका का काम क्या होता है? पादपों में क्या करना? उत्सर्जन। क्या करना? पादपों में उत्सर्जन। तो जो पादपों में उत्सर्जन का काम जिस कोशिकांग से किया जाता है, उसका नाम क्या है? रिक्तिका। तो ईआर का मुख्य काम क्या हो गया? पदार्थों का। विद्यार्थियों, गोल्जी का काम क्या हो गया? जो पदार्थ लाए गए उन पर क्या करना? लाइसोसोम का काम क्या हो गया? अंतः कोशिकीय पाचन। ये पाचन किन एंजाइमों से होता है? पाचक एंजाइमों की सहायता से। और जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? रिक्तिका के द्वारा। तो हेडिंग लिखिएगा, अंतः परदेवी जालिका। अंतः परदेवी जालिका। हाँ, हेडिंग कल लिख ली थी आपने, उससे आगे लिखाऊंगा। हाँ, उससे आगे ही लिखाऊंगा, हेडिंग बोर्ड पे तो लिखूंगा ना। अंतः परदेवी जालिका। तो अंतः परदेवी जालिका की खोज किसने की थी? सब लोग जानते हो। खोजकर्ता का नाम क्या था? पोर्टर। और जो पेलाडे ने क्या बताया था कि अंतः कंकाल तंत्र का मुख्य होने के साथ साथ पदार्थों का क्या करता है? परिवहन करता है। तो जो खोजकर्ता का नाम क्या था बेटा? पोर्टर। हाँ, तो आगे लिखो। यह कोशिका द्रव्य में यह कोशिका द्रव्य में जालिका नुमा संरचनाएं होती हैं। यह कोशिका द्रव्य में जालिका नुमा संरचनाएं होती है। यह कोशिका द्रव्य में जालिका नुमा संरचनाएं होती है। यह कोशिका द्रव्य में जालिका नुमा संरचनाएं होती है। इसके चारों ओर एकल झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों ओर एकल झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों ओर एकल झिल्ली पाई जाती है।
लिखो, इसके द्वारा कोशिका झिल्ली, इसके द्वारा कोशिका झिल्ली, इसके द्वारा कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य, इसके द्वारा कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य, इसके द्वारा कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है। इसके द्वारा कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है। इसके द्वारा कोशिका झिल्ली व केंद्रक झिल्ली के मध्य पदार्थों का परिवहन किया जाता है। अब इसके बाद बात करें तो जो ईआर है, इस ईआर के 3 रूप होते हैं बेटा। ये ईआर कितने फॉर्म में पाई जाती है, कितने रूपों में पाई जाती है? तो अंतःपर्देवी जालिका के 3 रूप पाए जाते हैं। कितने रूप पाए जाते हैं? 3। जो सबसे पहला रूप है उसका नाम है, अभी उतारना नहीं है, उसका नाम है सिस्टर्नी। क्या नाम होता है? सिस्टर्नी। जो दूसरा भाग है उसका नाम है ट्यूबुल्स, और जो तीसरा भाग है इसका, उसका नाम है वेसाइकल्स। बेटा एक का नाम क्या है? सिस्टर्नी, एक ट्यूबुल्स और एक वेसाइकल्स। जो सिस्टर्नी होती है इसमें नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार से इसमें क्या पाई जाती है? नलिकाकार जालिका नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। लेकिन जो नलिकाकार संरचनाएं हैं, ये नलिकाकार संरचनाएं अशाखित होती है। कैसी होती है बेटा? अशाखित का मतलब यह है कि ये शाखाओं में बंटी हुई नहीं होती है, अनब्रांच्ड होती है, सुपरफास्ट होती है। सुपरफास्ट का मतलब क्या है कि जैसे ये विद्यार्थियों कोशिका झिल्ली है और ये अंदर की तरफ जो केंद्रक झिल्ली है, और जैसे ही कोई पदार्थ यहाँ कोशिका झिल्ली में आता है तो इस पदार्थ को सीधे विद्यार्थियों केंद्रक झिल्ली तक ले जाने के लिए कौन पाई जाती है? सिस्टर्नी। ये शाखाओं में नहीं बंटी होती है, सुपरफास्ट एक्सप्रेस होती है। यहाँ से सीधे पदार्थ को कहाँ तक ले जाया जाता है? जहाँ केंद्रक तक ले जाया जाता है। ये इधर उधर भागों में विभाजित नहीं होती। तो सिस्टर्नी की क्या विशेषता है? कैसी संरचना होती है? नलिकाकार। लेकिन नलिकाकार के साथ में कैसी होती है? अशाखित। और ये विद्यार्थियों खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका में पाई जाती है। अंतःपर्देवी जालिका के प्रकार बताऊंगा 2। तो ये किस में पाई जाती है? खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहते हैं RER। तो सिस्टर्नी विद्यार्थियों किस में पाई जाती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका में पाई जाती है। और सिस्टर्नी होती कैसी है? लेकिन इसकी विशेषता क्या? ये क्या है? अशाखित। जो ट्यूबुल्स है, ये ट्यूबुल्स भी नलिकाकार होती है, लेकिन ट्यूबुल्स शाखाओं में बंटी होती है। ये ट्यूबुल्स किस में बंटी होती है? शाखाओं में। ये भी नलिकाकार होती है, लेकिन ये शाखित होती है। ये नलिकाकार होने के साथ साथ कैसी होती है? और जो लास्ट में वेसाइकल्स है, ये वेसाइकल्स विद्यार्थियों थैले नुमा संरचनाएं होती है या गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती है। इनको क्या कहा जाता है? वेसाइकल्स। अब जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मुझे पदार्थ वहाँ लास्ट में कोने तक ले जाना है, और मैं कहीं पर विभाजित नहीं हुआ, मैं सीधा यहाँ से निकला और पदार्थ को उनके पास लेके चला गया। आपने बीच में कितनी आवाजें दी, मैंने किसी की बात नहीं सुनी, सीधा पदार्थ इनको दिया, तो मैं क्या कहलाया? सिस्टर्नी। क्या कहलाया बेटा? और मैं यहाँ से चलता चलता इधर जा रहा था और चलता चलता इधर विभाजित हो गया, या चलता चलता इधर विभाजित हो गया। अब क्या बन गया? मैं क्या बन गया? ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स का मतलब क्या होता है? नलिकाकार तो है, लेकिन किस में बंटी हुई है? शाखाओं में। और वेसाइकल्स का मतलब क्या होता है? कुछ महिलाएं जो या शादी में खाना खाने जाती है, कुछ सच के तो जाती है, अच्छी बात है, लेकिन एक कतली पेट में और एक कतली जेब में,
एक कतली पेट में और एक कतली जेब में। वेसिकल्स जो होती है, इनके द्वारा पदार्थों को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो जो सिस्टर्नी किसमें पाई जाती है, खुरदरी अंत्य परदेवी जालिका। और जो ट्यूबुल्स और जो वेसिकल्स है ये पाई जाती है SER में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या चिकनी अंत्य है परदेवी जालिका। तो यह दोनों किसमें पाई जाती है, चिकनी अंत्य है परदेवी जालिका में पाई जाती है। जबकि जो खुरदरी में केवल कौन सी होती है, सिस्टर्नी। तो ER के कितने रूप है बेटा, 3। एक का नाम, एक का नाम, एक का नाम। जो सिस्टर्नी कैसी होती है, साथ में कैसी, जो ट्यूबुल्स कैसी होती है, लेकिन क्या होती है, और वेसिकल्स जो होती है वो गोलाकार थैलेनुमा होती है। कैसी होती है, गोलाकार थैलेनुमा। इनको तो वो याद आ रही है सज के जाने वाली। उतारो, आप हेडिंग लिखो, ER के रूप, ER के रूप, फैनी प रूप। ER के रूप। हाँ उतार लो, अच्छा आप लो, उतार लो। पता नहीं जी। अनब्रांच्ड, शाखाएं नहीं हो, सुपरफास्ट। उतार लिया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स दोनों को, हाँ ये दोनों ही SER में आती है।
क्या हुआ, क्या कह रहे हो? 15 दिन क्या? शैक्षिक परिदृश्य के यादव साहब आएंगे 24 तारीख को, SS यादव। नहीं, मैं तो मेथड पढ़ा रहा हूँ ना, स्कूल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। अब साइंस के टोटल 28 घंटों का सिलेबस है। नहीं, टोटल अभी तो क्या, आज तीसरा दिन 2-2 घंटे 6 घंटे क्लास होगी, आज 4 घंटे क्लास हुई है। आपका कल कोशिका हो जाएगा और उसके बाद में छोटे छोटे टॉपिक हैं। कोशिका ही थोड़ा बड़ा है। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER ही पढ़ रहे हैं बेटा हम, अंतःपर्देवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, आज 5 बजे तक है। आज यही कर लिया ना रिकॉर्डिंग सिस्टम। अब हेडिंग लिखो, अंतःपर्देवी जालिका के प्रकार। अंतःपर्देवी जालिका के प्रकार। देखो, अंतःपर्देवी जालिका के प्रकार। आपको मैनेजमेंट SS यादव सर पढ़ाएंगे, जो नाम सुन रखा होगा आपने। बहुत फेमस। हम दोनों रूममेट हैं। अंतःपर्देवी जालिका के प्रकार। अब देखिएगा, समझिएगा आगे। जो ER है, इस ER के 2 प्रकार होते हैं। या अंतःपर्देवी जालिका कितने प्रकार होते हैं? 2। जो पहला प्रकार है वो है खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका। पहला लिखना नहीं है, समझना है। क्या नाम है? खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका। और खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका को हम इंग्लिश में कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और शॉर्ट में लिख देते हैं RER। और जो दूसरा प्रकार है वो है चिकनी अंतःपर्देवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चिकनी अंतःपर्देवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? SER। अब कोई चीज विद्यार्थियों चिकनी कब बनेगी? चिकनी चमेली छत पे अकेली पौवा लगा के आई, तो वो चिकनी कब बनेगी? जब पौवा नहीं लगाएगी, जब अपनी बॉडी पर, अपने चेहरे पर बॉडी लोशन लगाएगी, फेयर एंड लवली लगाएगी, घी लगाएगी, वसा लगाएगी, तेल लगाएगी, तब क्या बन जाएगी? चिकनी। क्या बन जाएगी? चिकनी। तो इसका नाम चिकनी क्यों पड़ा? इसका नाम चिकनी इसलिए पड़ा क्योंकि इसके द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? लिपिड का। और लिपिड को हम कहते हैं वसा। इसके द्वारा लिपिड या वसा का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। और लिपिड या वसा जो होती है किस में पाई जाती है? घी में पाई जाती है, तेल में पाई जाती है। आपने किसी सतह पर तेल लगाया तो सतह क्या हो जाती है? चिकनी हो जाती है। और जो विद्यार्थियों तेल है वो किसका उदाहरण है? लिपिड या वसा का। तो चिकनी का नाम चिकनी क्यों पड़ा? क्योंकि किसका संश्लेषण करती है? लिपिड या वसा का। यहां पर नाम क्या है? खुरदरी। ये खुरदरी क्यों है? रफ क्यों है? आपके पास रजिस्टर 2 होते हैं, एक तो चिकना होता है, एक रफ होता है। खुरदरा इसलिए है क्योंकि इसने किसका संश्लेषण नहीं किया? लिपिड या वसा का संश्लेषण नहीं किया। खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका द्वारा लिपिड या वसा का संश्लेषण नहीं किया जाता है। जबकि चिकनी अंतःपर्देवी जालिका का नाम चिकनी इसलिए पड़ा है क्योंकि किसका संश्लेषण करती है? लिपिड या वसा का। अब वो लिपिड वसा का संश्लेषण करती है तो ये किसका संश्लेषण करती है? वेरी गुड। तो खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका के द्वारा प्रोटीन का क्या किया जाता है? संश्लेषण। और मैंने आपको बताया था जब कोशिका में वे कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है? राइबोसोम। बेटा कौन सा? तो इसकी सतह पर भी क्या पाया जाता है?
राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन खुरदरी अंत्यपर्दवी जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है 80S। ये ध्यान रखना, इस पर क्या पाया जाता है? 80S राइबोसोम क्या होता है? उपस्थित। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में 70S, जबकि खुरदरी अंत्यपर्दवी जालिका पर 80S। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S। तो 80S राइबोसोम एक तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और एक किस पर पाया जाता है? खुरदरी अंत्यपर्दवी जालिका। आपसे पूछे प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ कहाँ होता है कोशिका में? तो राइबोसोम में तो होता ही है, राइबोसोम के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है, और किस में होता है? खुरदरी अंत्यपर्दवी जालिका भी किसका संश्लेषण करती है? प्रोटीन का। अब इसके बाद में आपने इस स्लाइड में देखा थोड़ी देर पहले कि ER के कितने रूप थे? 3। तो इसमें से वे कौन सा रूप था जो खुरदरी अंत्यपर्दवी जालिका में पाया जाता है? सिस्टर। और विद्यार्थियों कौन से 2 रूप हैं जो चिकनी में पाए जाते हैं? ट्यूबुल्स और वेसाइकल्स। तो इसमें केवल कौन उपस्थित होती है? सिस्टर्नी। इसमें केवल क्या उपस्थित होती है? सिस्टर्नी। और जिसकी सिस्टर्नी कैसी होती है? नलिकाकार और अशाकित। जबकि जो चिकनी अंत्यपर्दवी जालिका में कौन उपस्थित होती है? ट्यूबुल्स और वेसाइकल्स। इसमें ट्यूबुल्स और कौन उपस्थित होते हैं? वेसाइकल। और मैंने आपको बताया था कोशिका अंत्यपर्दवी जालिका के द्वारा पदार्थों का परिवहन किया जाता है। कहां से कहां? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के मध्य। तो खुरदरी अंत्यपर्दवी जालिका पाई जाती है केंद्रक झिल्ली के समीप। किसके समीप? तो वो कहां पाई जाएगी? वेरी गुड, कोशिका झिल्ली के समीप। किसके समीप? कोशिका। तो ये तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, जो पहली लाइन मैंने लिखी है वो आपसे परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है। खुरदरी अंत्यपर्दवी जालिका के द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है? प्रोटीन का। क्यों किया जाता है? क्योंकि इस पर 80S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। चिकनी अंत्यपर्दवी जालिका द्वारा किसका? लिपिड या वसा का क्या किया जाता है? संश्लेषण। और इसके अलावा इसके द्वारा स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण किया जाता है। बेटा किन हार्मोन का? स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण भी किसके द्वारा किया जाता है? चिकनी अंत्यपर्दवी जाली। ये स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन का मतलब ऐसे हार्मोन जो शरीर को उत्तेजना प्रदान करते हैं। जो शरीर को क्या प्रदान करते हैं? उत्तेजना। और उत्तेजना आपके किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। और नर में जो उत्तेजक हार्मोन होता है उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। और मादा में उत्तेजक हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वो हार्मोन होता है जिसके कारण लड़के जैसे ही लड़कियों को देखते हैं, लड़कियों का ग्रुप आ रहा है और लड़के उनको देख रहे हैं तो अपनी बाइक को यूं घुमाएंगे एक पैर से। वो किस हार्मोन के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन। क्योंकि उनके शरीर में अचानक से क्या उत्पन्न हो जाती है? उत्तेजना। तो बताओ जो लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियों में स्टेरॉइड हार्मोन 2 होते हैं, लड़कों में तो एक ही होता है। इनमें 2 होती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ये यूं यूं झटका मारती है। इसका पहला प्रकार कौन सा है? RER। RER के द्वारा किसका आपको सबको याद होना चाहिए? किसका संश्लेषण? क्यों? 80S राइबोसोम। इसका दूसरा प्रकार कौन सा होता है? इसके द्वारा किसका संश्लेषण? लिपिड या वसा का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। उतारिएगा। उतारो बेटा।
संश्लेषण मतलब सिंथेसिस, निर्माण, इकट्ठा। उतार लिया, हेडिंग लिखिए गोल्जी, उतारो तब कह दिया करो, रुके अभी। अच्छा, इसके कार्य 7 में हो गए, ठीक है। आपसे पूछे अंत्य परदेवी जालिका के क्या कार्य हैं, तो पहला कार्य पदार्थों का क्या करना, परिवहन। दोबारा लाइन लिखा ने, तुम कहो तो लिखाओ, नहीं तो मतलब नहीं। पदार्थों का क्या करना, परिवहन। अगला कार्य क्या है, इसके द्वारा किसका संश्लेषण किया जाता है, प्रोटीन का। इसके द्वारा किसका संश्लेषण होता है, लिपिड या वसा का। इसके द्वारा स्टेरॉइड हार्मोन का क्या होता है, संश्लेषण। तो यार के कितने कार्य हो गए, 4। सबसे पहला कार्य पदार्थों का परिवहन, दूसरा कार्य प्रोटीन का संश्लेषण, तीसरा कार्य लिपिड या वसा का संश्लेषण, और चौथा कार्य स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण। तो इसके विद्यार्थी 2 काम मेन, एक तो पदार्थों का परिवहन करना और एक पदार्थों का क्या करना, संश्लेषण करना। अब जो अगला आता है कोशिकांग, जिसका नाम है गोल्जी काई। क्या नाम है, गोल्जी काई या गोल्जी बॉडी कहते हैं, जीबी या गोल्जी बॉडी। गोल्जी काई की बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज किस व्यक्ति ने की थी, तो इसकी खोज जिस व्यक्ति ने की थी उसका नाम था कैमिलियो गोल्जी। इसके खोजकर्ता का नाम क्या था, कैमिलियो गोल्जी। और जो कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में आपको कभी कभार कुछ किताबों में नाम मिलेगा बिल्ली की तंत्रिका कोशिका, वो भी सही है, क्योंकि इन्होंने उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका के ऊपर क्या किया था, कार्य किया था। तो गोल्जी काई की खोज किस व्यक्ति ने की थी, कैमिलियो गोल्जी ने। और किसमें की थी, उल्लू की तंत्रिका कोशिका। इसके खोजकर्ता का नाम क्या है, कैमिलियो गोल्जी। इसकी जाति क्या है, गोल्जी। ये बड़ा होशियार आदमी था, इसलिए अपनी जाति के आधार पर नाम रख दिया गोल्जी काई। वैसे अपने भारत वालों ने तो कुछ नहीं किया, आपको कहीं नाम नहीं मिलेगा, खेमाराम, पेमाराम, पाबूराम, हडमान। इसकी खोज रामलाल ने की, इसकी खोज खेमाराम ने की, कहीं नाम नहीं मिला। अपने भारत वालों ने क्या किया, केवल लड़ाइयां की, आंदोलन किए कि फलानी रानी अच्छी है, आक्रमण बोल दो। इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। अब अगर सोचो भारत में ये खोज करता रहो, जो नरेश चौधरी ने खोज की तो नाम रख देता चौधरी काई, मीणा ने खोज की तो मीणा काई,
जाट ने खोज की तो जाट काय, विष्णु ने खोज की तो विष्णु काय, राजपूत काय, यादव काय, सब पीछे काय लगा देते हैं। इसकी उत्पत्ति किससे होती है बताओ? गोलजी काय की। जो गोलजी काय किससे बनता है? गोलजी काय की मां का क्या नाम है? अंतः परदेवी जालिका। थोड़ी देर तो पहले बताया कि अंतः परदेवी जालिका का बेटा कौन है? गोलजी का। तो इसकी उत्पत्ति किससे होती है? ईआर से, अंतः परदेवी जालिका से। इसके चारों ओर एकल झिल्ली पाई जाती है। इसके चारों ओर कैसी झिल्ली होती है? एकल झिल्ली, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। चाहे अंतः परदेवी जालिका उसके चारों ओर भी एकल झिल्ली, और गोल्जी काय के चारों ओर भी क्या पाई जाती है? एकल झिल्ली इसके चारों ओर पाई जाती है। इसका उपनाम क्या है? तो इसके उपनाम काफी है। पहला उपनाम है ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या नाम है? ट्रैफिक पुलिसमैन। इसको ट्रैफिक पुलिसमैन तो हम जानते ही हैं। इसको जो पादप कोशिका में कहते हैं डिक्टियोसोम। इसको पादप कोशिका में क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम। इसको जो गोल्जी अपैरेटस भी कहते हैं या गोल्जी उपकरण भी कहते हैं। इसके जो बहुत सारे उपनाम है, इडियोसोम, लाइपोकॉन्ड्रिया, इतने खूब है अपने। इसके उपनाम का नाम क्या है? ट्रैफिक पुलिसमैन। और क्या कहते हैं इसको? और क्या कहते हैं? गोल्जी अपैरेटस के अलावा लाइपोकॉन्ड्रिया। लाइपोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि लिपिड का संश्लेषण करता है ये भी, तब नाम क्या हो गया? लाइपोकॉन्ड्रिया। आपसे पूछो ये पादप कोशिका में इसको क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका में नाम होता है डिक्टियोसोम। क्या नाम होता है? डिक्टियोसोम। स्थिति की बात करूं, गोल्जी काय कहां पाया जाता है कोशिका में? वेरी गुड, केंद्रक झिल्ली के समीप। ये किसके समीप पाया जाता है? केंद्रक झिल्ली के क्या पाया जाता है? समीप पाया जाता है। और ये एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें ध्रुवीयता पाई जाती है। मतलब बताऊंगा ध्रुवीयता क्या होती है। जिसमें ध्रुवीयता या पोलैरिटी उपस्थित होती है। आपसे पूछे ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें ध्रुवीयता पाई जाती है, पोलैरिटी उपस्थित होती है? उसका नाम क्या है? गोल्जी काय। तो गोल्जी काय की खोज किसने की? किसमें की? उत्पत्ति किससे होती है? इनके चारों ओर कैसी झिल्ली होती है? उपनाम क्या है? और स्थिति किसके समीप? और इसमें क्या पाई जाती है? जो ध्रुवीयता का मतलब है, इसमें विद्यार्थियों दो फेस पाई जाती है, एक सिस फेस, एक ट्रांस फेस। ये पिछली बार रीट में पूछा गया था। एक सिस फेज और एक कौन सी? ट्रांस फेज। सिस फेज को कहते हैं सरूपण तल। क्या कहते हैं? सरूपण तल। और जो ट्रांस फेज को कहते हैं परिपक्वन तल। क्या कहते हैं? परिपक्वन तल। क्यों कहते हैं? एक बार उतारिएगा फिर समझाते हैं। इतना उतारो। ये अभी जो रीट का एग्जाम कैंसिल हुआ था L2 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सरूपण तल और परिपक्वन तल किस में पाए जाते हैं, किस कोशिकांग में पाए जाते हैं। ये क्या 9th के NCERT में नाम दे रखा है, सरूपण तल और परिपक्वन तल, उन्होंने वहीं से पकड़ा।
वह कौन सा कोशिकांग है जो परिवहन करता है? अंतःपर्देवी जल। वह कौन सा कोशिकांग है जिसमें श्वसन होता है? वह कौन सा कोशिकांग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है? हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। इसी का उपनाम है लाइपोकॉन्ड्रिया, इसके 4 उपनाम हैं। और भी बहुत सारे हैं, इडियोसोम, बेकर्स बॉडी, इतना आपने नहीं, इतना खूब है, लेवल के अकॉर्डिंग ही सही रहता है। अभी बताएंगे ध्रुवीयता क्या होती है, पोलैरिटी अभी बताएंगे। लिख ले सबने? लिखिए गोल्जी काय का रुके और अभी थोड़ा जल्दी उतारो भाई। लिखिए गोल्जी काय का केंद्र की ओर स्थित भाग। लिखिए गोल्जी काय का केंद्र की ओर स्थित भाग। देखो गोल्जी काय का केंद्रक की ओर स्थित भाग। आगे लिखिए सिस फेज। लिखो गोल्जी काय का केंद्रक की ओर स्थित भाग। लिखो सिस फेज या सरूपण तल या निर्माणकारी तल कहलाता है। वापिस बोल रहा हूं, ये गोल्जी काय का केंद्रक की ओर स्थित भाग। देखो सिस फेज या सरूपण तल या निर्माणकारी तल कहलाता है। निर्माणकारी तल कहलाता है। वापिस बोलूं, जो गोल्जी काय का केंद्र की ओर स्थित भाग सिस फेज या सरूपण तल या निर्माणकारी तल कहलाता है, क्योंकि इस भाग से, क्योंकि इस भाग से, देखिए क्योंकि इस भाग से ईआर में बनने वाली प्रोटीन, देखिए क्योंकि इस भाग से ईआर में बनने वाली प्रोटीन, देखिए ईआर में बनने वाली प्रोटीन, आगे लिखो गोल्जी काय में प्रवेश करती है। देखो ईआर में बनने वाली प्रोटीन गोल्जी काय में प्रवेश करती है। वापस बोल रहा हूं, क्योंकि इस भाग में ईआर में बनने वाली प्रोटीन गोल्जी काय में प्रवेश करती है। नई लाइन से लिखो, इसका कोशिका झिल्ली की ओर भाग, इसका कोशिका झिल्ली की ओर का भाग, इसका कोशिका झिल्ली की ओर का भाग, लिखिए ट्रांसफेज या परिपक्वन तल कहलाता है। इसका कोशिका झिल्ली की ओर का भाग ट्रांसफेज या परिपक्वन तल कहलाता है। ट्रांसफेज या परिपक्वन तल कहलाता है। ध्रुवीयता का मतलब क्या होता है, अभी चित्र से समझते हैं। इसमें कितने भाग होते हैं बेटा गोल्जी काय में? 2। एक क्या नाम है? सिस। एक का नाम क्या है? जो सिस भाग है, यह सिस भाग किधर स्थित होता है? बताओ बेटा। केंद्र की ओर। किसकी ओर? जबकि ट्रांस है वो ये कोशिका झिल्ली की ओर पाया जाता है। किसकी ओर पाया जाता है? कोशिका झिल्ली की ओर। देखिएगा, अब जब गोल्जी काय की संरचना की बात करें तो गोल्जी काय की उत्पत्ति अंतःपर्देवी जालिका से ही होती है। इसलिए गोल्जी काय में विद्यार्थियों सिस्टर नहीं पाई जाती है, ऐसे नलिका का।
ऐसे गोल्जी काय में विद्यार्थियों 3 से 12 सिस्टर नहीं पाई जाती है। ये न्यूनतम 3 होती है, अधिकतम 12 होती है। ये गोल्जी काय है। इस गोल्जी काय में ध्रुवीयता पाई जाती है। ध्रुवीयता का मतलब इसके जो 2 सतह पाई जाती है। इसकी एक सतह ऐसी होती है जो अंदर की ओर झुकी हुई होती है, दबी हुई होती है, और एक सतह ऐसी होती है जो बाहर की ओर क्या होती है, उभरी हुई होती है। इसकी ये सतह जो अंदर की ओर झुकी हुई है, इस सतह का नाम होता है सिस फेज। बेटा कौन सी फेज? या सिस फेज का दूसरा नाम क्या है? निर्माणकारी तल या सरूपण तल। क्या नाम है? निर्माणकारी तल। और जो इसकी ये जो सतह है, इसका नाम है ट्रांसफेज, या ट्रांसफेज का दूसरा नाम क्या है? परिपक्वन तल। क्या नाम है? परिपक्वन तल। और इसके साइड में इस प्रकार से पाई जाती है वेसाइकल्स। क्या पाई जाती है? वेसाइकल्स। ये गोल्जी काय की संरचना हुई, जिसमें कितनी सतह होती हैं? 2। एक का नाम या दूसरा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निर्माणकारी तल। इसको क्या कहते हैं? और इसमें 2 तल पाए जाते हैं, मतलब गोल्जी काय में क्या उपस्थित होती है? या ध्रुवीयता उपस्थित होती है। अब समझना इसको। आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि अंतः परदेवी जालिका जो होती है, अंतः परदेवी जालिका के कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने? 2। बेटा पहले का नाम क्या है? आर और दूसरी का नाम SER। कोई दिक्कत? सबको पता है कितने प्रकार होते हैं? 2। एक का नाम RER, एक का नाम SER। जो पहली का नाम है RER, इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? किसका? प्रोटीन का। जो दूसरी का नाम है SER, इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? लिपिड या वसा का संश्लेषण कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण कौन करती है? अब इनके पास जो प्रोटीन और लिपिड या वसा बनी है, ये भेजी जाती है गोल्जी काय में। किसमें भेजी जाती है? क्योंकि अंतः परदेवी जालिका का ही बेटा कौन होता है? तो जो प्रॉपर्टी आपके पापा के पास है, वो प्रॉपर्टी आपके पास आएगी कि नहीं आएगी? विद्यार्थियों, पापा ने जो पैसे कमाए वो आपके ही तो है। तो जो ER ने कमाया, ER ने क्या कमाया? प्रोटीन और वसा कमाई है। ये वसा किसके पास जाएगी? गोल्जी काय। किसके पास जाएगी? और प्रोटीन और वसा का जब गोल्जी काय में प्रवेश जिस सतह से होता है, उस सतह का नाम क्या होता है? सिस फेज या निर्माणकारी सतह। नाम क्या पड़ा? सिस फेज या निर्माणकारी। जो प्रोटीन और लिपिड है वो यहां से प्रवेश करेंगे, इस सतह से क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। तब इसका नाम क्या पड़ा? जो निर्माणकारी। निर्माणकारी का मतलब क्या है कि अंतः परदेवी जालिका को जो माँ बाप से गिफ्ट में कौन कौन मिला? एक तो प्रोटीन, एक कौन मिला? लिपिड। एक प्रोटीन और एक कौन मिला? लिपिड। ये गोल्जी काय क्या करता है? इसके साथ में और जोड़ता है ये कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन या ग्लूकोज। इसके साथ क्या जोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जैसे ही प्रोटीन के साथ मिलेगा तो नाम हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या नाम हो जाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। यहां पर लिपिड के साथ जैसे ही कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, नाम क्या हो जाएगा? आप बताओ। यहां ग्लाइकोप्रोटीन हो गया तो यहां क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिपिड। रटना नहीं है बेटा, चीजों को समझना है। सबसे पहले महादेवी का नाम क्या है? ER के कितने प्रकार? एक कौन सा? एक कौन सा? RER ने बेटा क्या उत्पादित किया? SER ने क्या किया? लिपिड या वसा। जो इनके पास पैसे थे वो किसके पास चले गए? बेटे के पास चले गए। बेटे का नाम क्या है? विद्यार्थियों, बेटे की कौन सी सतह ने इनको ग्रहण किया?
सतह का नाम क्या है? शीर्ष पेज को क्या कहते हैं? निर्माणकारी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके द्वारा नए रूप का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। इन्होंने विद्यार्थियों प्रोटीन के साथ क्या जोड़ा? या ग्लाइकोजन जोड़ा, जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार होता है, तो नाम क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन। और यहाँ लिपिड के साथ ग्लाइकोजन जोड़ा तो नाम क्या होगा? ग्लाइकोलिपिड। अब आपसे पूछे ये प्रोटीन व वसा का निर्माण या प्रोटीन व लिपिड का संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? ईआर में। किस में होता है? लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण किस में होता है? गोल्जी काई में। किस में होता है? गोल्जी काई में। अरे किस में? अब ये इसके पास जो भी पैसे हैं, इन पैसों को इकट्ठा करता है, इन पैसों को जो पैक करता है। जैसे आप लुगाई को पैसे दोगे ना, वो सीधे ही पैसे ले जाकर विद्यार्थियों किसके अंदर रख देगी? अटैची में रख देगी, सूटकेस में डालेगी या जेब में, यूं कहूंगा ऐसे पैक करेगी कि कोई दोबारा वो आदमी मांगेगा कि यार वो तेरे को पैसे दिए थे, मैंने कब दिए थे मुझे पता ही नहीं। विद्यार्थियों पैक करता है, मतलब ये पैसे जो आए हुए हैं इनको बेटा ऐसे पे करता है, कहीं दोबारा मम्मी मांग नहीं ले। और इनको जो पैक करने का काम कौन करता है? वेसाइकल्स। अरे कौन करता है? तो मुझे बताओ, जो शीर्ष फेज में अंत्य पर्दवी जालिका से एक तो कौन आया? प्रोटीन। और एक कौन आया? लिपिड। इसका नाम क्या है? शीर्ष फेज का निर्माणकारी तल। इसने प्रोटीन से किसका निर्माण किया? इसने प्रोटीन से निर्माण किया ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका निर्माण किया? और वसा से किसका निर्माण किया? वसा से निर्माण किया ग्लाइकोलिपिड का। और फिर इनको थैली, इनके पास थैली है ना, थैली का नाम क्या है? वेसाइकल्स। इस थैली के अंदर इनको क्या किया जाता है? वेसाइकल्स का काम क्या होता है? पदार्थों का क्या करना? पैकिंग। क्या करना? पैकिंग। अब भाई मैं भूल गया हूं, आप मुझे बताना, अंत्य पर्दवी जालिका कितने प्रकार? एक का नाम, एक का नाम आर क्या बनाती है? एसीआर क्या बनाती है? ये प्रोटीन और वसा गोल्जी काई में किस सतह से जाते हैं? शीर्ष पेज से या निर्माण कर। उसका नाम निर्माणकारी क्यों पड़ा? क्योंकि उनके साथ ग्लाइकोजन जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है? तो ग्लाइकोजन जुड़ने से प्रोटीन क्या बन गया और लिपिड क्या बन गया? अब आपसे क्वेश्चन पूछे, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण कहाँ होता है? गोल्जी काई में। कहाँ होता है? और या लिपिड व प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? अंतः पर्दवी जालिका। फिर उसके चारों ओर गोल गोल थैलियां भरी पड़ी, उनका नाम क्या है? वेसाइकल्स। क्या नाम है? और ये वेसाइकल्स का काम क्या है? इनको क्या करना? पैकिंग करना, उतारिएगा।
उतार ले बेटा। तो वह कौन सा कोशिकांग है जिसमें सिस और ट्रांसफेज पाई जाती है? चाय, गोल्जी काय, सरूपण तल और परिपक्व अंतर। थैंक यू कैलाश जी। आपको सारी खुशियां प्राप्त हो। पंखा बंद कर देंगे ना, बंद ही कर देंगे क्या। फीकी बना दी, शक्कर डाली नहीं, शुगर थोड़ी। लिखिए गोल्जी काय के कार्य। लिखो गोल्जी काय के कार्य। रुकें। लिखो गोल्जी काय के कार्य। नंबर 1, लिखो जा इसके शीर्ष भाग से, इसके शीर्ष भाग से शुक्राणु करेंगे, अभी निर्माण आगे करेंगे। इसके शीर्ष भाग से, इसके शीर्ष भाग से ईआर द्वारा निर्मित, इसके शीर्ष भाग से ईआर द्वारा निर्मित, इसके शीर्ष भाग से ईआर द्वारा निर्मित, लिखो आगे लिखो, प्रोटीन व लिपिड को ग्रहण किया जाता है। इसके शीर्ष भाग से ईआर द्वारा निर्मित प्रोटीन व लिपिड को ग्रहण किया जाता है। अभी समझाए ना बेटा, प्रोटीन आ रहा है उधर देखो, लिपिड। इसके शीर्ष भाग से ईआर द्वारा उत्पादित प्रोटीन व लिपिड को ग्रहण किया जाता है। नंबर 2, इसके द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन, इसके द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का, इसके द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण किया जाता है। इसके द्वारा ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का संश्लेषण किया जाता है। संश्लेषण किया जाता है। नंबर 3, इसमें उपस्थित वेसाइकल्स द्वारा, इसमें उपस्थित वेसाइकल्स द्वारा, वेसाइकल्स द्वारा इन पदार्थों की पैकिंग की जाती है। ये देखो लिखा हुआ है, इसमें उपस्थित वेसाइकल्स द्वारा इन पदार्थों की पैकिंग की जाती है। इन पदार्थों की पैकिंग की जाती है। मतलब मेरी जो हर आपको हंसी मजाक में बताई हुई बात होती है ना, उसका भी मीनिंग रहता है कुछ ना कुछ। जैसे अभी मैंने कहा था कि महिलाएं अटैची में पैकिंग कर देती है, तो यहाँ पैकिंग कौन करता है? वेसाइकल। किसकी पैकिंग करेगा? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। अगला पॉइंट लिखो, नंबर 4। देखिए गोल्जी काय द्वारा, देखिए गोल्जी काय द्वारा शुक्राणु के, देखो गोल्जी काय द्वारा शुक्राणु के
एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। कि गोल्जिकाई द्वारा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। देखिए, गोल्जिकाई द्वारा शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किया जाता है। हेडिंग इसके नीचे लिखो एक्रोसोम, लिखो एक्रोसोम। और एक्रोसोम में लिखो जी शुक्राणु के शीर्ष पर, देखिए शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली, शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली टोपी नुमा संरचना, शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम कहलाती है। शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली टोपी नुमा संरचना एक्रोसोम कहलाती है। शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली टोपी नुमा संरचना क्या कहलाती है? एक्रोसोम। देखिएगा अब तो इसके पिछले कार्य याद हो गए। इसके द्वारा किसका निर्माण किया जाता है बेटा? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के अलावा ग्लाइकोलिपिड। फिर इनकी क्या की जाती है? पैकिंग। इनको जो प्रोटीन और लिपिड को ग्रहण किस भाग से किया जाता है? शीर्ष पेट से। अब समझिएगा विद्यार्थियों, शुक्राणु में 3 भाग होते हैं। शुक्राणु में कितने भाग होते हैं? 3। एक शीर्ष हेड, एक मध्य भाग मिडल पार्ट, और एक टेल या पूंछ। शुक्राणु बड़ा रईस होता है। शुक्राणु टोपी पहनता है। शुक्राणु क्या पहनता है? टोपी। बड़ा वीआईपी आदमी होता है। तो शुक्राणु के अंदर जो आपको गोल गोल ये भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग तो कहलाता है केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या कहलाता है बेटा? केंद्रक। और ये जो विद्यार्थियों केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। क्या पाया जाता है? आनुवंशिक पदार्थ डीएनए। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और जो विद्यार्थियों जीन नाम सुना होगा आपने, जीन्स, वो जीन्स डीएनए के ही बने होते हैं। और शुक्राणु जो होते हैं ये आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। क्यों वाहक होते हैं? क्योंकि शुक्राणु के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र। गुणसूत्र पर कौन पाए जाते हैं? जीन्स, जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। अब जो इसका केंद्रक है, इसके ऊपर एक इस प्रकार से जो टोपी नुमा संरचना पाई जाती है। इस केंद्र के ऊपर इस प्रकार से क्या पाई जाती है? टोपी नुमा संरचना। और शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, इस टोपी नुमा संरचना को हम कहते हैं एक्रोसोम। क्या कहते हैं बेटा? और इस एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जिकाई से। इस एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? गोल्जिकाई से। तो शुक्राणु के शीर्ष पर पाई जाने वाली टोपी नुमा संरचना क्या कहलाती है? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम का निर्माण जिस कोशिकांग से होता है, उस कोशिकांग का नाम क्या होता है? गोल्जिका। और ये ऊपर वाला जो भाग है, इस भाग का नाम क्या हो गया? शीर्ष हेड। आपसे पूछे शुक्राणु के हेड में कितने भाग होते हैं? तो शुक्राणु के हेड में 2 भाग होते हैं। एक का नाम क्या होता है? एक्रोसोम। एक का नाम क्या होता है? केंद्रक। शुक्राणु के केंद्रक में कौन पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करता है। जो एक्रोसोम, इस एक्रोसोम के ऊपर एक एंजाइम पाया जाता है। इस एंजाइम का नाम होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम। ये बहुत गजब एंजाइम है, अब बताएंगे क्या नाम है? हाइलुरोनिडेज एंजाइम। इसके अलावा एक्रोसिन, एक्रोसोमिन, स्पर्मिन, स्पर्मलाइसिन, बाइंडिंग प्रोटीन, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट ऑन द एक्रोसोम। अब जो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम हैं जो एक्रोसोम पर पाए जाते हैं। एक्रोसोमिन, एक्रोसिन, स्पर्मिन, पर वो आपके L1 के लिए जरूरी नहीं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में आते हैं। अब इसके बाद में
L1 और L2 के लिए दोनों जरूरी नहीं है। L1 और L2 जो ये दोनों जो कंपटीशन एग्जाम होती है, उनके दोनों एग्जाम के अंदर हाइलुरोनिडेस तक ही पूछा जाता है, इवन कि सेकंड ग्रेड तक यही पूछा जाता है। अब इसके बाद में ये जो भाग है इसका, ये भाग कहलाता है मध्य भाग। कौन सा भाग कहलाता है? मध्य भाग। शुक्राणु के अंदर एक तो कौन सा भाग है? शीर्ष। शीर्ष के अलावा दूसरा भाग कौन सा है? मध्य भाग। और इस मध्य भाग के बीच में ऐसा पाया जाता है अक्षीय तंतु। क्या पाया जाता है? अक्षीय तंतु, जो आगे जाकर शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है, शुक्राणु की टेल का निर्माण करता है। और जो शुक्राणु की टेल का निर्माण जो भाग करता है, उस भाग का नाम होता है दूरस्थ तारक काय या डिस्टल सेंट्रोसोम। क्या नाम होता है? दूरस्थ तारक काय। तो जो तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा के अंदर आपको ध्यान रखना है कि शुक्राणु के निर्माण में 3 कोशिकांगों का मुख्य योगदान होता है। शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उस टोपी नुमा संरचना का नाम क्या है? और एक्रोसोम का निर्माण क्या होता है? गोल्जी काय से। इसके केंद्रक में कौन होता है? डीएनए। और शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किससे होता है? दूरस्थ तारक काय से। किससे बेटा? दूरस्थ। अब जो शुक्राणु का मध्य भाग है, इस शुक्राणु के मध्य भाग को कहते हैं ऊर्जा कक्ष। क्या कहते हैं? ऊर्जा कक्ष, एनर्जी चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा। इसको ऊर्जा कक्ष क्यों कहते हैं? L2 वालों को विशेष ज्ञान देना है कि इसके मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। शुक्राणु के मध्य भाग में कौन पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। और शुक्राणु के मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। उसका रीजन क्या है कि जैसे L1 और L2 दोनों की बात करें तो L1 के अंदर तो कंपटीशन बहुत कम है, लेकिन L2 वालों के बहुत कंपटीशन है। L1 के तो 9 में से 1 ही है। लेकिन जैसे चलो इन सब को छोड़ो, आपके रीट के अंदर टोटल कितने फॉर्म भरे गए? अभी फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो संभावना कितनी है? 8 लाख की। कुल मिलाकर के या एक पोस्ट के लिए 15-20 आदमियों का कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना कंपटीशन पता है विद्यार्थियों? नर एक बार में मादा की योनि में 10 मिलियन शुक्राणु छोड़ता है। 1 करोड़ शुक्राणु एक बार में छोड़ता है। कितने करोड़? 1 करोड़। लेकिन आगे अंडाणु कितना है? 1 करोड़ की वैकेंसी में प्रतिभागी 1 करोड़ है, लेकिन पोस्ट केवल कितनी है? 1। जो भी 14वें दिन आता है, जो कई बार तो उससे कोई लेना देना ही नहीं। अब 1 करोड़ शुक्राणु अंडाणु की तरफ भागेंगे, लेकिन जो इनमें से फास्ट भागेगा, जो इनमें से ये तेज भागेगा, वही तो अंडाणु के पास पहुंच पाएगा। और इन शुक्राणु को जो तेजी से भागने के लिए जो एनर्जी प्रदान करते हैं, वो एनर्जी कौन प्रदान करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन प्रदान करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु का जीवन काल कम होता है, जितना तेजी से भाग ले उतना जल्दी पहुंचेगा। और इनको विद्यार्थियों, मेरे कहने का मतलब ये बहुत तेजी से दौड़ना पड़ता है, और इनको स्पीड देने का कार्य, इनको भगाने का कार्य कौन करता है? और माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु के किस भाग में पाया जाता है? इसलिए मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ कितना ज्यादा कंपटीशन है। 1 करोड़ शुक्राणु में से अकेला शुक्राणु किसके पास पहुंच पाएगा? अंडाणु के पास। और इनके कंपटीशन के लिए इनको साइंस बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनको किसकी आवश्यकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जिसके माइटोकॉन्ड्रिया जितनी ज्यादा एनर्जी देंगे उतना ही तेज क्या करेगा? भागेगा। लेकिन शुक्राणु के मध्य भाग में जो माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, ये माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिलाकार क्रम में पाए जाते हैं। किस क्रम में पाए जाते हैं विद्यार्थियों? सांप जिस प्रकार से रेंगता है ना, उस प्रकार से लग भी रहे जो सांप की तरह।
ये मध्य भाग में किस क्रम में पाए जाते हैं? सर्पिला। और जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सर्पिलाकार क्रम है, इस सर्पिलाकार क्रम को कहते हैं निबेन कर्ण। इस सर्पिलाकार क्रम को क्या कहते हैं? निबेन कर्ण। क्या कहते हैं बेटा? और यहां नीचे एक पाई जाती है रिंग सेंट्रियोल, अंगूठी। अंगूठी के आकार का सेंट्रियोल होता है, नाम होता है रिंग सेंट्रियोल, जो माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछ में आने से रोकता है। माइटोकॉन्ड्रिया को किस में आने से रोकता है? पूंछ में। तो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है? शुक्राणु के मध्य भाग में कौन? और शुक्राणु के एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है? तो शुक्राणु के निर्माण में कितने कोशिकांगों का रोल है? 3। एक का नाम, वो किसका निर्माण करता है? एक्रोसोम क्या होता है? शुक्राणु के सिर पर पाई जाने वाली टोपी नुमा संरचना। शुक्राणु के मध्य भाग में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इसलिए मध्य भाग को कौन सा कक्ष कहते हैं? और माइटोकॉन्ड्रिया किस क्रम में पाए जाते हैं? और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? जो मध्य भाग के नीचे की तरफ पाई जाती है मुद्रिका तारक केंद्र, वलय तारक केंद्र, जिसका नाम इंग्लिश में क्या है? रिंग सेंट्रियोल, जो माइटोकॉन्ड्रिया को पूंछड़ी में आने नहीं देते या माइटोकॉन्ड्रिया को टेल तक आने नहीं देते। शुक्राणु गया बेचारा भागता भागता 99,99,999 को पछाड़ कर एक पहुंचा, और जैसे ही पहुंचा वह अंडाणु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। शुक्राणु ने जाते ही अंडाणु से रामा श्यामा किया कि हे अंडाणु, मैं आपसे मिलने आया हूं। कहा, हे अंडाणु, मैं आपसे क्या आया हूं? मिलने। अब बेटा आप इसको थोड़ा अदर वे में नहीं ले, मेरा सब्जेक्ट ऐसा ही क्या करूं? ये तो सृष्टि का नियम है, और ये पढ़ाना पड़ेगा, लिखाना भी पड़ेगा। शुक्राणु कहता है कि हे अंडाणु, मैं आपसे क्या करने आया हूं? मिलने आया। इस अंडाणु का सबसे बाहर का जो भाग है वो कहलाता है जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। फिर कहलाता है कोरोना रेडिएटा, हाँ, आंतरिक भाग कहलाता है कोरोना रेडिएटा। ये जो कोरोना का नाम कोरोना क्यों पड़ा? आपको जब सूरज दिखाई देता है ना सुबह उगते समय, जो सूरज का गोलाकार भाग होता है उसको कोरोना कहा जाता है, और ये भी गोलाकार है, तभी नाम कोरोना पड़ा। और सबसे अंदर वाला भाग कहलाता है लाल लाल पित्तक झिल्ली। विद्यार्थियों, अंडाणु ने कहा कि ना मैं तेरे से जान ना पहचान, मैं आपको अंदर से भेदन या अंदर प्रवेश करने नहीं दूंगी। आपको पहले जो टेस्ट देना पड़ेगा, जिस प्रकार से गवर्नमेंट 2 टेस्ट लेती है, एक टेट का, एक ग्रेड 3 का। आपको पहले क्या देना पड़ेगा? टेस्ट। ध्यान रखना, समान जाति का शुक्राणु ही समान जाति के अंडाणु को भेद पाता है। इसीलिए बिल्ली का बच्चा बिल्ली, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, हाथी का बच्चा हाथी और मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है। मनुष्य के बच्चा बिल्ली कभी नहीं होगा, और बिल्ली के कभी उचरिया कभी नहीं जन्मेगा, क्योंकि समान जाति के अंडाणु को समान जाति का शुक्राणु क्या कर पाता है? भेद कर पाता है। यहां विद्यार्थियों ताला चाबी सिद्धांत लागू होता है। क्या कहता है ताला चाबी सिद्धांत? कि जिस प्रकार से विशेष ताला विशेष चाबी से ही खुलता है। अब आपके यार दादी के बक्से में खूब पैसे पड़े हैं और आपको पिज्जा खाना है, लेकिन जो बक्से की चाबी है वो दादी के कणगत्ती से लटकी हुई है, आप उसको ले नहीं सकते। उसी प्रकार से अपनी जाति के अंडाणु को उसी जाति का शुक्राणु ही क्या कर पाता है? भेद पाता है। अंडाणु ने टेस्ट लिया, शुक्राणु ने पास कर लिया, मैं आपकी जाति का हूं, लेकिन फिर भी अंडाणु ने मना कर दिया, क्या एंट्री नहीं, प्रवेश कर आपका नहीं होगा। तो शुक्राणु ने एक बार किसी जमाने में भगवान शिव शंकर भोले भंडारी की भक्ति की थी, और भगवान शिव शंकर भोले भंडारी ने कहा था कि जब तेरे को मेरी जरूरत पड़े तब याद करना। शुक्राणु ने हाथ यूं ऊपर किया, ऐसे करते इंद्र का सिंहासन डोला। सिंहासन सबसे पहले किसका डोलता है? इंद्र का। कहा हुआ क्या कि बड़ा संकट में हूं, ये सृष्टि विलुप्त हो जाएगी।
तो फिर उसको एक एंजाइम आशीर्वाद में दिया। उस एंजाइम का नाम क्या था? हाइलुरोनिडेज। जो एक्रोसोम है, इसका नाम क्या बेटा? एक्रोसोम। उस एक्रोसोम के ऊपर जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हाइलुरोनिडेज, जो लाइसोसोमिक प्रकृति का होता है। जो किस प्रकृति का होता है? वो जो लाइसोसोम प्रकृति का होता है। और इसके एक्रोसोम के ऊपर जो एंजाइम है हाइलुरोनिडेज, ये इतना खतरनाक होता है, इतना गुस्सेला होता है कि अंडाणु के चारों ओर जो अंड झिल्लियां है, जोना, पेल्यूसिडा, कोरोना, रेडिएटा, पित्तक झिल्ली, इन सब को क्या कर देता है? भेद देता है, अंड झिल्लियों को नष्ट कर देता है। तो वे कौन सा एंजाइम है जो शुक्राणु का प्रवेश अंडाणु में करवाता है? उस एंजाइम का नाम क्या है? हाइलुरोनिडेज। ये अंडाणु के चारों ओर जो एक मेम्ब्रेन है, अंड झिल्लियां हैं, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। और शुक्राणु अंडाणु के जो ये क्रिया है, इसको कहा जाता है निषेचन। ये क्यों बताया मैंने यहाँ पर आपको? क्योंकि आपके सिलेबस में जनन टॉपिक है, रिप्रोडक्शन टॉपिक है, और ये वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, वहाँ लिखाना पड़ेगा। तो अभी ये यहीं से जुड़े हुए हैं इसीलिए। और निषेचन की क्रिया सदैव किस भाग में होती है? फैलोपियन ट्यूब में। किस भाग में होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैलोपियन ट्यूब को कहते हैं अंडवाहिनी। हजारों बार परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निषेचन की क्रिया मादा जनन तंत्र के किस भाग में होती है? फैलोपियन ट्यूब में या किस में होती है? अंडवाहिनी। इसको डिंब वाहिनी भी कहते हैं। अंडवाहिनी में भी विशेष जो भाग होता है वो होता है एम्प्यूला। कौन सा? एम्प्यूला। तो देखिएगा, चित्र बनाओ। एक साथ में दो अंडाणु नहीं प्रवेश कर सकते, एक ही अंडाणु प्रवेश कर सकता है, क्योंकि बाद में निषेचन कला का निर्माण हो जाता है। जो कोरोना रेडिएटा है, इसके द्वारा निषेचन कला बढ़ती है, जो पॉलीस्पर्मिएशन को रोकती है। ये जेट 2019 का क्वेश्चन भी है। जो 12th एजी के बच्चे होते हैं, उनके जेट का एग्जाम होता है। हाँ बोलो। वो अलग कॉन्सेप्ट है, जुड़वा बच्चों का कारण अलग है, वो जाइगोट बनने के बाद की प्रक्रिया है। बाकी अंडाणु हर महीने एक आता है। एक महीने जो दाईं तरफ से आएगा तो अगली बार बाईं तरफ से आएगा।